चलिए साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज सेट 3 का डिस्कशन कर रहे हैं और आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। अभी हमारी टॉपिक इल्यूमिनेशन की चल रही है। इल्यूमिनेशन को पूरी तरह से जब हम कमांड कर लेंगे तब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आपको बहुत ही जल्द ऑप्शन भी इंग्लिश में ही मिलेगा, आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेट 5 से आपको सारे ऑप्शन भी इंग्लिश में मिलना शुरू हो जाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आंसर को सही तरीके से मेंशन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कशन के सेशन को हम आरंभ करते हैं। साहब, हमारा जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है? Which of the following is not used in filament lamp? साथियों, सबसे पहले हम देखें, आपका जो कार्बन होता है उसका प्रयोग हम करते हैं फिलामेंट लैंप के लिए, और कार्बन का टेम्परेचर कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस, और इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है? 1800 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले एडिशन साहब ने जो बनाया था, सबसे एडिशन साहब ने जो डेवलप किया था साथियों, क्या डेवलप किया था? बल्ब। उस बल्ब में उन्होंने 1800 डिग्री सेल्सियस के इसी कार्बन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया था। दूसरा हमारा पदार्थ है साहब टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। तो टंगस्टन का आपने देखा था, शुद्ध टंगस्टन का 3370 डिग्री सेल्सियस, 3370, ये इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लगभग अगर गैस भर दिया है तो ये 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका कार्यकारी तापमान होता है। इसी वजह से टंगस्टन आपकी कार्बन से सुपीरियर होती है। ठीक, उसके बाद टेंटालम की बात करिए। टेंटालम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितनी होती है साथियों? इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3020 डिग्री सेल्सियस, 3020 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका भी किया जा सकता है। उसके बाद आइए नाइक्रोम पर। नाइक्रोम का जो तापमान है साथियों वो होता है मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए कहां हमारी वर्किंग टेम्परेचर 1800 है, कहां 2500 हमारी वर्किंग जा रही है। इनकैंडेशन बल्ब में टेम्परेचर जितनी ज्यादा बढ़ती है, हमारी लाइट उतनी ज्यादा इमर्ज होती है, यानी हमें प्रकाश उतना ज्यादा प्राप्त होता है। ऐसे भी आप जानते हैं टंगस्टन में और नाइक्रोम में जो सबसे बड़ा अंतर है कि टंगस्टन में आपकी हीट क्या होती है? कम मिलती है और प्रकाश ज्यादा मिलती है। नाइक्रोम में क्या होता है साथियों? यहां पे हीट अधिक प्राप्त होती है, यहां हीट अधिक होती है और लाइट आपकी क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। ठीक है, और तो और ये नाइक्रोम बना किस किस चीजों से होता है? निकेल प्लस क्रोमियम से होता है। 80% यहां पे निकेल होती है और 20% क्या होती है? क्रोमियम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा साहब, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट नाइक्रोम की काफी कम होने के कारण गर्म होने पर यह कैसी लाइट देती है? ये रेडिश लाइट जो है वो देती है, लेकिन बहुत हल्की। कैसी देती है? बहुत हल्की प्रकाश देती है, और आपको जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तुरंत यह क्या होती है? पिघलने की स्थिति इसकी उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से द करेक्ट आंसर इज साहब क्या है आपका? नाइक्रोम। इसका फिलामेंट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, और इस नाइक्रोम को ज्यादा हीट करने पे आपकी रेडिश ऑरेंज लाइट क्या होती है? डेवलप करती है। रेडिश ऑरेंज, ORANG, रेडिश ऑरेंज लाइट डेवलप करती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोमल। इसीलिए हम इसका क्या करते हैं? हीटर में इसका प्रयोग करते हैं। हीटर में इसका प्रयोग करते हैं, अलग अलग तापन अवयव में, हीटिंग एलिमेंट में इसका प्रयोग करते हैं, टोस्टर में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये है। चलिए, आपका दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? Which of the following is not work on the principle of heating effect of electric current? करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जूल के नियम से I² R × T होता है,
और इसके वजह से जो हीट आपको प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहते हैं साथियों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी आपके धारा का क्या है साहब, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, करंट के वजह से गर्मी का पैदा होना। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस तरह की परिस्थितियों में साथियों, इस तरह की परिस्थितियों में हमारा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, आपकी जो है डीसी मोटर यह किस पर बेस्ड होती है, यह फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है। किस पर काम करती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। यहाँ कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको किस चीज की, हीट की। यहाँ हीट की कोई आवश्यकता, हीट की जरूरत नहीं है। ये क्या काम कर रहा है, ये आपका किस एनर्जी को किस में बदलता है, डीसी मोटर आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है कि नहीं, किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इस डीसी मोटर में हीटर की कोई जरूरत नहीं है। टंगस्टन फिलामेंट में हमें हीट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वाटर हीटर में भी हमें हीट की जरूरत है, तभी पानी गर्म होगी। इलेक्ट्रिक केतली में भी हमको हीट की जरूरत है। यानी आपका ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों में आपको क्या है, हीटिंग एलिमेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हीटिंग एलिमेंट लगाना पड़ता है। लेकिन हीटर में हीटिंग एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या है साहब, यह आपकी करेक्ट और सबसे सही उत्तर है। ओके, आइए तीसरा प्रश्न है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है। साथियों आप जानते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। गैस डिस्चार्ज लैंप यानी जिस लैंप में रोशनी कैसे हो, मेन इलेक्ट्रोड के आयोनाइजेशन से, कैसे हो, मेन इलेक्ट्रोड के आयोनाइजेशन के बाद आपकी क्या होती है, जब मेन इलेक्ट्रोड आयोनाइज हो जाता है उसके बाद साथियों क्या होती है, मेन इलेक्ट्रोड के आयोनाइज होने के बाद वहां से जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स होती है और ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस जो होती हैं, दोनों में जब टकराव होता है, उस टक्कर के बाद क्या होती है, आपकी लाइट इमर्ज होती है। तो ये घटना आपको सोडियम वेपर लैंप में भी होती है। आपके हाई प्रेशर HPMV मरकरी, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में भी होती है। फिर आपका लो प्रेशर मरकरी वेपर LPMV में होती है। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में होती है। क्या होती है, ये सभी में होती है। साथियों ध्यान रखिएगा, आपके डिस्चार्ज लैंप में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक मेन इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। मेन और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब विभवांतर पैदा होता है, क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब विभवांतर पैदा होता है तो उस विभवांतर की वजह से क्या होती है, आपकी उस विभवांतर की वजह से साथियों क्या होती है, वाष्प जो है आयनीकृत होने लगती है। यानी आपकी जो गैसेस हैं उसका वेपोराइजेशन होने लगता है, उसका आयोनाइजेशन होने लगता है। और उस आयोनाइजेशन के कारण साथियों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु आपके इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वह इलेक्ट्रॉन और आपका जो गैस का आयोनाइजेशन हुआ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और हमारी गैसियस पार्टिकल, इस दोनों के बीच में क्या होता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की ओर मूव करते हैं, धन इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है उसी दौरान उसका आयोनाइज्ड गैसेस और हमारे परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होती है। उस टक्कर के कारण साथियों क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होती है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और गैसीय परमाणुओं के बीच टक्कर क्या पैदा करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। कहां पर साथियों, गैस डिस्चार्ज लैंप में। कहां पर, गैस डिस्चार्ज लैंप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न है 100 वाट
230 वोल्ट वाले लैंपों को 230 वोल्ट पर श्रेणी में लगाया गया है तो बिजली की खपत कितनी होगी, यानी पावर कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 लैंप ऑफ 100 वाट एंड 230 वोल्ट आर ऑपरेटेड इन सीरीज, देन पावर कंजप्शन। आप सभी लोगों को ये मालूम है, इस क्वेश्चन में आपको पावर दिया है 100 वाट और आपकी वोल्टेज है 230 वोल्ट। आप जानते हैं यदि आपने क्या किया, ये L1 लैंप है, ये L2 लैंप है, इसको श्रेणी में आपने कनेक्ट कर दिया। सपोज कर लीजिए इसका प्रतिरोध R है, इसका भी प्रतिरोध क्या है, R है, तो श्रेणी में टोटल R इक्विवेलेंट क्या होता है, दिए गए दोनों प्रतिरोध का अलजेब्रिक सम होता है। सीधा जोड़ दीजिए, इट मींस R प्लस R दैट बिकम्स 2R, है ना साथियों। कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि आपकी कैसी है लैंप, दोनों लैंप श्रेणी में जुड़ी हुई है। अब जरा गौर से देखिए, अब यहां से आप जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R होता है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, I तो श्रेणी में सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी, करंट में कोई परिवर्तन सीरीज में होता नहीं है। R के बदले में अब आप क्या लिखेंगे, 2R लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लैंप कैसे कनेक्टेड है, लैंप सीरीज में जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है, सीरीज में, यानी श्रेणी में जुड़ी हैं। लैंप कैसे जुड़ी हैं साहब, श्रेणी में जुड़ी हैं, इसीलिए क्या होगा, I इंटू 2R होगा। अब जब I इंटू 2R हुआ तो आपका P का मान क्या होगा, P बराबर I स्क्वायर इंटू 2R। क्या हो गया, P बराबर I स्क्वायर इंटू 2R। अब जब I स्क्वायर इंटू 2R कीजिएगा तो आइए यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 का 2 लिख दिए, I के बदले में यहां से देखिए तो I बराबर आप लिखिएगा V बटा 2R। कोई दिक्कत, ओम्स लॉ के आधार पर। अब यहां हम ऐसा कर सकते हैं साथियों, 2 को हमने क्या किया, I का स्क्वायर और 2R है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जरा गौर से समझिए। 2 बार आपका हुआ, यानी आपका 2 लैंप है तो पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू I स्क्वायर R हो जाएगी। पावर 2 लैंप है, एक लैंप में I स्क्वायर R, दूसरे लैंप में कितना, I स्क्वायर R, यानी कि समझिए I स्क्वायर R प्लस दूसरा लैंप में भी हो गया I स्क्वायर R, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2I स्क्वायर R। ठीक, तो 2I स्क्वायर इंटू R हमारा क्या था, 2R था, तो हम R को 2R ना करके हम ऐसा कर सकते हैं, I के बदले में हम V बाय 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूं। P बराबर आपका हो गया I स्क्वायर इंटू R, 2 लैंप है इसीलिए क्या हो गया, 2 इंटू I स्क्वायर R। ठीक, अब ये हो गया P बराबर 2 इंटू I स्क्वायर R। अब आइए 2 का 2 लिखे, I के बदले में यहां से V बाय 2R लिखे, इसका स्क्वायर कर दिए इंटू आपका R का R रहा। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, 2 का 2 V का स्क्वायर बटा आपका नीचे 4R का स्क्वायर इंटू R। एक R से ये स्क्वायर कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, आपका क्या बचा, V स्क्वायर बटा 2R। कितना बचा, V स्क्वायर बटा 2R। अब आपको प्रश्न में क्या दिया है, आइए जरा, आपको प्रश्न में क्या दिया है साथियों, आप जानते हैं ना P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, जिसका मान आपका 100 वाट दिया है और उतना बटा 2 है ना। इसीलिए आप यहां क्या लिखेंगे, P बराबर 100 वाट का 100 लिखिए V स्क्वायर बटा R के बदले में, और नीचे आपका एग्जिस्टिंग 2 है, यानी इसके बदले में हमने 100 लिख दिया और नीचे आपका 2 है, तो ये कैंसिल होके कितना हुआ, 50 वाट। हाउ मच इज द आंसर, 50 वाट। ठीक है, अब आइए कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपकी करेक्ट है, इसीलिए सही उत्तर है 4 का बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर है। तो ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है, बस आपको ओम्स लॉ के जो बेसिक हमारे रूल्स हैं उसको आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, और दिए गए क्वांटिटी को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या होता है, यानी डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है साथियों, डेप्रिसिएशन फैक्टर को आप ऐसे समझिए, डेप्रिसिएशन फैक्टर का मतलब होता है हमने कितना लाइट डेवलप किया और कितनी लाइट आपको प्राप्त हो रही है। ये दोनों चीजें किससे जुड़ी होती हैं, डेप्रिसिएशन से जुड़ी होती हैं। कैसे होगा साथियों, इसको हम DF से सूचित करते हैं, डेप्रिसिएशन फैक्टर, अवमूल्यन गुणांक।
यानी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं और वो अगर 1 लाख में आपने खरीदा तो उसकी कीमत सब दिन 1 लाख नहीं होती है, कुछ दिन बाद वो पुरानी होती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। यही चीज़ें आपकी क्या होती हैं, डिक्रीमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, ये आपकी डेप्रिसिएशन के रूप में आती है। यानी आप ऐसे कहेंगे जब वस्तुएं, ठीक है, जब वस्तुएं साफ हों तब, जब वस्तुएं साफ हों तब प्रदीपन, तब प्रदीपन बटा वास्तविक स्थिति में, वास्तविक स्थिति में प्रदीपन। जब वस्तुएं साफ होती है तो प्रदीपन अच्छी होती है, इल्यूमिनेशन अच्छी होती है। और जब रियल एस्टेट में जब गंदगी है, बल्ब पर भी गंदगियां हैं, तो वैसे केस में क्या होती है, आपकी प्रदीपन कम हो जाती है। क्या समस्या, तब जो है क्या होती है, ये कम हो जाती है। अब जरा आइए, इसमें जो है क्या होता है कि वस्तुएं जब साफ होती हैं उस समय का प्रदीपन आपका क्या होगा साथियों, उस समय का प्रदीपन आपका अधिक होगा, और जो वास्तविक स्थिति होंगी उसमें आपकी गंदगी है तो वहां कम हो जाएगी। तो इसीलिए इसका मान जो होता है 1 से अधिक होता है। क्या होता है इसका मान, हमेशा याद रखिएगा, 1 से अधिक होता है। ठीक, अब 1 से जो इसका मान अधिक होता है तो उस परिस्थिति में आपको याद रखना है यूटिलाइजेशन डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान, डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान, डेप्रिसिएशन फैक्टर का मान 1.2 से किससे अधिक होता है साथियों, 1.2 से लेके कहां के बीच होता है, 1.4 के बीच होता है। कितना होता है, 1.2 से 1.4 के बीच होता है। ठीक है, तो इसीलिए साथियों आप ध्यान रखिएगा, लैंपों से प्राप्त प्रकाश में क्या होती हैं, कमी आती है। हमें क्या करना चाहिए, आपको प्रकाश के मानक में यानी गंदगियों से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि धूल धक्कर ये सब क्या करता है, आपके प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से लाइट में कमी आती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीएफएल किसके सिद्धांत पर काम करता है। सीएफएल वर्क्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, किस लैंप के सिद्धांत पे काम करता है। साथियों सीएफएल का पूरा नाम आप जानते हैं, क्या होता है, क्लोरो, सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होती है सीएफएल, सीएफएल होती है आपकी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, सीएफएल आपकी जो पहले ट्यूब थी ना, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसी ट्यूब को क्या किया हमने, मोर करके ये छोटा साइज जो बना दिया लैंप का, यही आपकी क्या होती है, सीएफएल होती है। ठीक है, पतली सी ट्यूब को मोड़ दिया, मोड़ने से उसकी आकार क्या हो गई, छोटी हो गई, वो आपकी सीएफएल होती है। साथियों ये ध्यान दीजिए, सीएफएल की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है साथियों, इसकी लीजिए, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, इसकी इफिशियंसी जो है वो साथियों कितनी होती है, इसकी इफिशियंसी होती है 45 से लेकर 60 ल्यूमेन, 45 से लेकर 60 ल्यूमेन प्रति वाट। कितनी होती है, 45 से लेकर 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इसकी आयु कितनी होती है साथियों, 6000 आवर से लेकर 15000 आवर के बीच। कितनी होती है, 6000 से 15000 आवर के बीच होती है। ठीक है, अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि यह टेम्परेचर के प्रति क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। किस पर सेंसिटिव होता है, ये टेम्परेचर के प्रति काफी क्या होता है, काफी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तापमान का इस पर काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सीएफएल के बारे में तो आप जान लिया, फ्लोरोसेंट ट्यूब, हमने इशारे में भी कहा कि एक ट्यूब होती है। ठीक है, और जो ट्यूब होती है उसी को हम छोटा करते हैं साइज, उसी को हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट बनाते हैं। तो स्पष्ट है किसके सिद्धांत पे काम करेगा, प्रतिदीप्ति लैंप, यानी आपकी फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, किस पर आधारित होगी, फ्लोरोसेंट लैंप पर आधारित होगी, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैंडेला निम्न में किसकी इकाई है। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद मैंने कल भी डिस्कस कर लिया था, तो आइए देखते हैं
ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसके बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों? प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति पुंज, प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति पुंज क्या कहलाती है? आपकी कैंडेला कहलाती है। तो साथियों कैंडेला के बारे में एक और बात जानिए, प्रकाश चमक जो है प्रकाश की अधिक होगी यदि ज्योति तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। याद रखिएगा, अगर ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी अगर आपकी क्या होगी? अधिक होगी, तो आपकी चमक भी क्या होगी साथियों? चमक भी अधिक होगी। ठीक है, अगर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बढ़ती है तो आपकी चमक भी क्या होती है? बढ़ती है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? आपको याद है I इक्वल टू क्या होता है साथियों? I इक्वल टू आप जीवन भर याद रख लीजिए F बाय ओमेगा होता है, जहां F क्या है? फ्लक्स। क्या है? F फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। ओमेगा क्या है? आपकी सॉलिड एंगल। क्या है यह? सॉलिड एंगल, यानी आपकी ठोस कोण। इसीलिए इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। यानी इसको अगर आप लिखेंगे, अगर आपका MSCP है, स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स बाय ओमेगा, यानी फ्लक्स बाय 4 पाई। यानी कि साथियों आपका ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन क्या होगा? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। और ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को हम क्या बोलते हैं? कैंडेला बोलते हैं। क्या होता है साहब? कैंडेला। इसकी जो यूनिट है वो कैंडेला होती है। कैंडेला बराबर होता है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ठीक है, और एक रिलेशन आपको मैं बता दूं कि हमारी जो रिलेशन होती है, एक कैंडल पावर बराबर कितनी वाट होती है? 1 कैंडल पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट? दैट बिकम्स 0.0201 वाट। ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्रश्न निश्चित रूप से आया हुआ था 18 में। आप हमेशा याद रखेंगे 1 CP इक्वल टू 0.0201 वाट। तो कैंडेला किसकी इकाई हो गई? ज्योति तीव्रता की। ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। बिल्कुल गुड, अनुज जी एंड कोमल कुमारी, सही है, वेरी गुड। आइए, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का क्या कर दिया जाए? स्टार्टर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? साथियों आप जानते हैं हमारी स्टार्टर क्या है? स्टार्टर हालांकि अब प्रयोग में नहीं लिया जाता, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक चोक प्रयोग करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉनिक चोक में रहता ही नहीं है आपकी स्टार्टर। ठीक है, और न ही आपकी वहां पर क्या होती है? कंडेंसर या कैपेसिटर लगानी पड़ती है अलग से, तो आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक, अब स्टार्टर क्या है? एक स्विचिंग युक्ति है। क्या है? एक स्विचिंग युक्ति है। स्टार्टर एक स्विचिंग युक्ति है जिसके माध्यम से 1 मिनट में आप क्या करते हैं? 20 से 25 बार यह ऑन ऑफ करता है। 20 से 25 बार क्या करता है? ऑन ऑफ आपके ट्यूबलाइट को करता है। ठीक है साथियों, और आप जानते हैं 20 से 25 बार ये परिपथ को क्या करता है? सर्किट को क्या करता है? ऑन करता है और ऑफ करता है। हमेशा याद रखिएगा, यह द्विधात्विक पत्तियों में इस प्रकार बनी होती है, यानी आपकी 2 मेटल की बनी होती है। एक छोटा सा पुराने समय में दिखता था, आपको मैंने क्लास के दौरान पढ़ाया भी था कि आपकी जो स्टार्टर की फोटो भी मैंने रखी थी वहां पर, वो छोटा सा रहता है, कांच का डब्बा रहता है, और उस कांच के डब्बे में 2 मेटल की स्ट्रिप रहती है। यही दोनों आपस में टच में आती है, फिर निकलती है, आती है और बिगड़ती है, मतलब कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट से दूर होती है। तो उसके बीच जो है ना, हम क्या करते हैं? बहुत हल्का सा जगह रखते हैं, 2 मेटल के स्ट्रिप के बीच में बहुत बारीक सा स्पेस रखते हैं। उसी में यह कांटेक्ट बनाना और बिगाड़ने का काम होता है, जिसके वजह से यह क्या होती है? 1 मिनट में 20-25 बार सर्किट को ऑन ऑफ करती है, जिससे सर्किट में कंप्लीट एक्साइटेशन डेवलप होता है। उसकी वजह से आपकी क्या होती है? लाइटनिंग जो है वो प्रॉपर डेवलप करती है, आपका ट्यूबलाइट ग्लो करना शुरू करता है। साहब इसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस जो है, उस डब्बे के अंदर हीलियम गैस भरी होती है। क्या होती है?
हीलियम गैस उसमें भरी होती है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हीलियम गैस उसमें जो भरी होती है छात्रों, तो इस बात को समझिए कि हीलियम गैस इसमें हम क्या करते हैं, भरते हैं, और स्टार्टर यदि खराब हो जाता है, स्टार्टर यदि खराब हो जाएगा, आपका ट्यूबलाइट ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तब स्टार्टर खराब हो गया तो ट्यूबलाइट क्या होगी, जलती ही रहेगी, जलती ही रहेगी, जलती ही रहेगी। क्या होगी साथियों, ट्यूबलाइट जलती ही रहेगी। दो तरह का स्टार्टर है, दो प्रकार का स्टार्टर है, जिसमें कि दो प्रकार का स्टार्टर है। पहला है साहब आपका ग्लो टाइप स्टार्टर। क्या है, ग्लो टाइप स्टार्टर, ग्लो टाइप स्टार्टर। और दूसरा है आपका थर्मल टाइप स्टार्टर। क्या है, थर्मल टाइप स्टार्टर। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है साथियों, आप सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे और इसको रिवीजन करेंगे। कौन सी गैस है, हीलियम। बिल्कुल सही, निशा एंड अमरजीत ने भी सही उत्तर दिया है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें अधिकतम उद्दीपन का लेवल होगा, किसमें इल्यूमिनेशन की ज्यादा हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है साथियों, आइए जरा मैं बताता हूं। हॉस्पिटल वार्ड में हमें ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, पेशेंट को आराम चाहिए, है ना। जो हमारे रोगी हैं उनको आंखों पर चमक की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो कितनी चाहिए यहां पर, यहां चाहिए 150 लक्स, या इसी को कहते हैं ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कहते हैं, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल में 150 लक्स हो गया। आपका देखिए प्रूफ रीडिंग वहां 250 से 500 है। कितना है, 250 से 500 लक्स। फिर आपका फाइन मैकेनिकल वर्क है, जो आपकी बहुत महीन मशीन पे काम करना है, जरा सी भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है, वहां आपका होता है साथियों 500 to 1000 लक्स। और जो आपकी असेंबली लाइन है, आप प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं अपने विद्यालय में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशंस में, असेंबली लाइंस, वहां पर साथियों 200 लक्स चाहिए। एक है 150, 200, 250 से 500 और 500। आपको पूछा है सबसे ज्यादा कहां पे चाहिए, तो पूरा आप देख ही लिया। द करेक्ट आंसर इज फाइन मशीन वर्क, उसमें 500 से 1000 चाहिए, बाकी आपका 250 से 500, हॉस्पिटल वार्ड में 150, आपका असेंबली लाइन में 200। तो पूरी स्टडी करने के बाद क्या आपके सामने रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज दैट फाइन मशीन वर्क, इसमें काफी सबसे ज्यादा आपको इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि हमारे कई साथियों ने हो सकता है इसमें मिस किया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला है, स्विच ऑन करने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमता है, यानी जिस दिशा में पंखा चल रहा था, सपोज कर लीजिए वो क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो घड़ी की सुई की दिशा में पंखा चल रहा है, तो उसी में वह क्या होता है, स्विच ऑन करने पर चलता रहता है, लेकिन स्लो चलता है। आप रेगुलेटर से उसकी वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने घटाने का प्रयास करते हैं, तब भी उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको याद है ना, रेगुलेटर फैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता, रेगुलेटर वोल्टेज के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से वोल्टेज के घटने बढ़ने से हमारी स्पीड भी घट बढ़ जाती है। तो साथियों, जब हमारी ऐसी परिस्थितियां आए तो 100% समझ लीजिए आपकी क्या हो गई है, कैपेसिटर खराब हो गई है। और कैपेसिटर हमारे पंखे में फेज शिफ्टिंग का काम करता है। मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट, इसके बीच में क्या करता है, मेन करंट और स्टार्टिंग करंट के बीच में फेज शिफ्टिंग करता है। अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो 25 से 35 डिग्री का जो ये फेज शिफ्टिंग है वो किसमें बदल जाता है, 80 से 85 डिग्री में बदल जाता है। और यहां पर आप जानते हैं कि आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग पंखे में होता है, और वहां टॉर्क हमारी क्या होती है, समानुपाती होती है साइन फाई के। अगर आपकी साइन क्या हो, 90 डिग्री हो, इसका मान 1 होता है, और आपको टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। तो जब आपकी पंखा काफी स्लो चल रही है या ना चलने की स्थिति पैदा हो रही है, तो उस केस में आपका फेज शिफ्टिंग ना के बराबर हो रहा है। और फेज शिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार कौन था, आपका कैपेसिटर। आप जीवन भर याद रखेंगे, पंखे में परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग होता है। क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग होता है, हमेशा पंखे से जुड़ा होता है। वह एक प्रकार का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है।
अगर उसकी कैपेसिटर खराब हो जाती है तो पंखा या तो बहुत स्लो चलेगा या चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज कैपेसिटर खराब हो गया है। साथियों, कितने रेंज का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं? 1.5 माइक्रोफेराड से लेकर 2.5 माइक्रोफेराड का जनरली हम कैपेसिटर अपने पंखे में इस्तेमाल करते हैं। इसी को कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को कहां पर कनेक्ट करना चाहिए? साथियों, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा है, हमने सप्लाई लाइन लिया और ये आपकी क्या है, ये न्यूट्रल है और ये आपकी फेज है। ठीक है, न्यूट्रल से तो आपको करंट झटका लगेगा नहीं, जो भी दिक्कत होगी सब कहां से होगी, आपके फेज लाइन से होगी। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी स्विच, आपकी फ्यूज, स्विच भी प्लस आपकी फ्यूज भी, ये दोनों चीजें किसके साथ जोड़ी जाती हैं? ये दोनों चीजें साथियों फेज तार से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है? फेज तार से जुड़ी होती है। ठीक है, क्लियर? जो जीवन भर याद रखना है, हमारी सारी स्विच और हमारे फ्यूज ये सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किससे जुड़े होते हैं? आपके फ्यूज और स्विच आपके फेज तार से जुड़े होते हैं, लाइव से जुड़े होते हैं। साथियों, न्यूट्रल को हम ब्लैक कलर से सूचित करते हैं और फेज तार को हम किससे सूचित करते हैं? इसको जनरली रेड कलर से दिखाया जाता है सिंगल फेज में। यदि आपका क्या होगा, यदि आपका क्या होगा साथियों, 3 फेज लाइन होगी, 3 फेज लाइन होगी, तो उस केस में न्यूट्रल को ब्लैक से, न्यूट्रल को ब्लैक से सूचित करिएगा। यदि आपका 3 फेज में एक फेज होगा तो एक आपका रेड हो गया, दूसरा आपका येलो हो गया, येलो हो गया, और तीसरा आपका B4 ब्लू हो गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा फ्लेक्सिबल केबल में, फ्लेक्सिबल केबल में, फ्लेक्सिबल केबल में, फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल, न्यूट्रल तार, न्यूट्रल तार किस रंग से दिखाया जाता है? ब्लू रंग से दिखाया जाता है। फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल को किससे? ब्लू से करते हैं। तो हमारा सही उत्तर है फेज तार। कभी भी जीवन भर याद रखिएगा निशा कि अर्थ में, अर्थ वायर में ना ही हम फ्यूज जोड़ते हैं, ना ही हम टेपिंग करते हैं, ना ही हम स्विच लगाते हैं। वह इन सारी चीजों से मुक्त रहना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट साहब क्या जाएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपकी जो क्षरण धारा है, लीकेज करंट है, सीधे धरती के अंदर जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। घरों में पंखे और लैंप कैसे जुड़े होते हैं? जीवन भर याद रखिएगा, हमारे घर में पंखे और लैंप हमेशा समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ताकि आपके रूम नंबर 1 का पंखा अगर बंद होता है या डैमेज होता है या उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो रूम नंबर 2 के पंखे और बल्ब पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी सारी जो फ्यूज हैं वो मेन लाइन के साथ श्रेणी में भले जुड़ी रहती हैं, लेकिन आपकी लाइट, बल्ब, ये सभी डोमेस्टिक पर्पस के लिए समानांतर में जुड़े होते हैं ताकि उस पर कोई असर न पड़े। लेकिन अगर डेकोरेटिव लाइट होगा, साथियों याद रखिएगा, अगर डेकोरेटिव लाइट होगा, सजावटी लाइट होगा, तो डेकोरेटिव लाइट हमेशा आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? ये आपकी श्रेणी में जुड़ी होती हैं। कैसे जुड़ी होती है? श्रेणी में जुड़ी होती है, जिसको ड्रम स्विच से आप कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, और आपका घर में जो पंखा और लैंप है वो सब आपका पैरेलल में होता है, समानांतर में होता है। समानांतर में होने से क्या होता है? वोल्टेज का लेवल, वोल्टेज का स्तर सभी के लिए क्या होता है? सभी के लिए समान होता है। वोल्टेज का स्तर सभी के लिए समान होता है। वोल्टेज का स्तर सभी के लिए समान होता है। ठीक है, वोल्टेज का स्तर सभी के लिए समान होता है। ठीक, और जब वोल्टेज सभी के लिए समान है तो लो वोल्टेज की समस्या भी आपके डिवाइस को नहीं आती है। कोई भी आपका जो कमरा है उसमें कोई भी बल्ब, कोई भी फैन, उसको वोल्टेज की कमी महसूस नहीं होती है। सब की जो कैपेबिलिटी है, सबसे जो लाइट है वह एक मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मिलती है, नहीं तो पता चलेगा एक कमरे में ज्यादा, एक कमरे में कम रोशनी हो रही है। ठीक है, तो इस बात को आप क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आपको ये डिस्कशन और टेस्ट कैसा महसूस हो रहा है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ठीक हो रहा है? अभी और बहुत सारी चीजें आएंगी, काफी टफ क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। ठीक है, और आप घबराइए नहीं, 5वें सेट से मैं आंसर यानी कि ऑप्शन भी अंग्रेजी में देने जा रहा हूं। कृपया कमेंट करके जल्दी बताइए कि जो डिस्कशन अभी चल रहा है उससे आपको बेनिफिट महसूस हो रहा है या आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
आप अगर अभी से जम के तैयारी करते हैं तो आप विश्वास मानिए एएलपी टेक्नीशियन निश्चित रूप से आ रहा है, आपकी बिहार की वैकेंसी भी जरूर आ रही है। जिस हिसाब से माहौल है, आने वाले समय में चुनाव भी है, तो इसलिए 24 से पहले आप सभी को अपने कैरियर में एक विश्राम लेना है, यानी आपको चयन होकर सफल होकर मुकाम तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो कृपया आपका सहयोग जो है वो आवश्यक है और आपकी मेहनत आवश्यक है। मेरी एक विशेष सलाह है, आप सभी लोग जब हमारे डिस्कशन को देख रहे होते हैं अपनी कॉपी लेकर बैठिए और उसमें नोट भी करते चलिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके पास एक अच्छे क्वेश्चंस का बंच हो जाएगा जिसका सॉल्यूशन आप खुद से लिखकर तैयार करेंगे, तो इससे आपकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके। आइए साथियों, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है टू वे सिंगल पोल स्विच। बहुत इस पे हमने चर्चा किया है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड राहुल जी। आइए, तो हम ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अभी तो मेहनत करना ही पड़ेगा, अभी जम के मेहनत करिए। चलिए साथियों, हमारा 13वां प्रश्न है टू वे सिंगल पोल स्विच, इसका कनेक्शन का कंट्रोल कौन करता है ना, किन स्थितियों में कंट्रोल करता है। या साथियों आपको याद है ना, हमारी सीढ़ी वाला घर याद है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके छत तक पहुंचते थे, यहां बीच में बल्ब रहती थी, यहां पर आपका स्विच बोर्ड है, एक आपका ऊपर के हिस्से में स्विच बोर्ड है। बल्ब एक ही रहता था, यहां से ऑन किया तो ऑन हो गया, ऊपर जाके ऑफ किया तो ऑफ हो गया, ऊपर से ऑन किया ऑन हो गया, नीचे आके ऑफ हो गया। यानी क्लियर आपको समझ में आ रहा है? ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। ठीक है, अब ऐसा है साहब कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इस एक बल्ब को दो अलग स्थानों से, यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 2, यानी सीढ़ी पर चढ़ते समय के स्विच से और सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय के स्विच से, इन दोनों स्विच से इसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से हम एक बल्ब का, एक वायर का दो अलग स्थितियों में क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो टू वे स्विच से हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल बल्ब को दो अलग अलग जगहों से क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। क्या होता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी कि एक वायर को दो अलग स्थितियों से क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। क्या होते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है साथियों, अब जीवन भर याद रखिएगा आपका फ्लश टाइप का जो स्विच होता है ना, आपको मैंने बताया है, आगे ये सब आएगा भी आपको। फ्लश टाइप के स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, फ्लश टाइप के स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, टम्बलर टाइप के स्विच में कितना टर्मिनल होता है, 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 टर्मिनल। टम्बलर टाइप के स्विच में, टम्बलर टाइप का जो स्विच होता है उसमें कितना टर्मिनल होता है, 4 टर्मिनल होता है, 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, उसके बाद साथियों इंटरमीडिएट स्विच, इसके बारे में याद है आप लोगों को, इंटरमीडिएट स्विच ये क्या होता है, दो टू वे स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच आता है। ठीक है, दो टू वे स्विच के बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्विच आता है। यह 2 से अधिक, यानी 3 या 3 से अधिक, या तो इस तरह से कनेक्टेड होगा या नहीं तो क्रॉस कनेक्टेड होगा। इसमें भी 4 टर्मिनल होते हैं। याद रखिएगा, फ्लश टाइप स्विच में 3 टर्मिनल, टम्बलर टाइप स्विच में 4 टर्मिनल, आपका जो है इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, फ्लश टाइप का स्विच इस्तेमाल करते हैं टू वे स्विच के लिए, और फ्लश टाइप का स्विच जो इस्तेमाल करते हैं तो एक कॉमन होता है और 2 आपका फेज और न्यूट्रल के लिए होता है, इसीलिए अब 3 ही होते हैं। अगर टम्बलर टाइप का टू वे स्विच है तो पुराने वाले स्विच में जो अंग्रेजों के जमाने का था, बैकेलाइट का कवर लगा हुआ था, वो वाला जो होता है उसमें क्या होगा साथियों, ठीक है, उसमें क्या होगा साथियों, तो आपको 4 आपके टर्मिनल होंगे। तो टम्बलर टाइप का टू वे स्विच में 4 टर्मिनल, उसके बाद आपका फ्लश टाइप का टू वे स्विच जिसका आजकल प्रयोग करते हैं वो आपका क्या होगा, 3 टर्मिनल। ठीक, और इंटरमीडिएट स्विच जिसको 2 टू वे स्विच के बीच में लगाते हैं और तब हम बल्ब को 3 या 3 से अधिक जगहों से नियंत्रण करते हैं, उसमें 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, आइए जरा हम देखते हैं। आइए
देखिए एक वायर का दो स्थिति में, एक वायर का दो स्थितियों में नियंत्रण, ठीक। तो हालांकि ऑप्शन जो है हमारा ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, ठीक, लेकिन है क्या यहां पर कि आपको अगर आपने ए भी टिक किया है तो आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं। अगर आपने बी भी टिक किया है तो आप सही हैं, ठीक। ये हमेशा याद रखना है। ये ऑप्शन को लगता है यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक वायर को क्या करते हैं, दो स्थितियों में हम जो है साथियों प्रयोग करते हैं। यानी एक वायर को क्या करते हैं, यानी एक बल्ब को दो अलग अलग स्थितियों से नियंत्रण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अलग अलग स्थितियों से नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का क्या कारण है? क्या होगी जब लोड को आप डिस्कनेक्ट करेंगे, ऑफ करेंगे, ठीक, तो क्या होगी आपकी भार स्विच ऑफ होगी। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, 4 बजे से पहले डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग 14वें प्रश्न पर हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं साथियों, आपका क्या होगा, जो हमारी हाई इंडक्टेंस, यदि आपकी क्या होती है, इंडक्टेंस जब बहुत अधिक होती है, इंडक्टेंस अगर बहुत अधिक इंडक्टिव लोड है, तब जाकर के क्या होता है, लोड को जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो स्पार्किंग होती है। समझ गए कि नहीं? क्या होती है? स्पार्किंग होती है साथियों। तो याद रखिए, हाई इंडक्टेंस के कारण आपकी स्पार्किंग जो है आपके सिस्टम में अकर होती है। 0 वाट का लैंप, आपको मैंने बताया था 0 वाट का लैंप 5 से लेकर 7 वाट का जनरली क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। एक्चुअल में वो 0 वाट होता नहीं है, एक्चुअल में वह 0 वाट होता नहीं है। समझ गए कि नहीं? क्या होता है? 0 वाट होता नहीं है। पुराने एनर्जी मीटर की अक्षमता के कारण, ठीक है, के कारण इसकी रीडिंग हम नहीं ले पाते थे, ठीक है ना, के कारण यह रीडिंग नहीं ली जा पाती थी, यह रीडिंग नहीं हो पाती थी। इस वजह से हम क्या कहते थे, इसको 0 वाट का लैंप कहते हैं, ठीक है। अब है क्या साथियों, कोई बात नहीं है। तो हम ऐसा करिए, ध्यान रखिए कि एनर्जी मीटर पुराना जो था उसमें 5-7 वाट का रीडिंग नहीं कंसीडर होता था, इस वजह से हमको लगता था 0 वाट है। अब जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीटर आई है उसमें ये सब आपकी क्या होती है, काउंट होती है। इस वजह से आपको अब क्या किया, अब हमने एलईडी वाला बल्ब जो है वह आ गया, और एलईडी का 0 वाट का बल्ब 0.5 वाट का है। इसमें भी पावर का कंजप्शन तो होता ही है, लेकिन उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। क्या होता है? उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। इसीलिए हम जो है साथियों क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न साथियों अभी इस प्रकार है कि एक मध्यवर्ती स्विच में होते हैं। मध्यवर्ती स्विच अभी बताया था, इंटरमीडिएट स्विच, या तो इसको सीधा सीधा यूज कीजिए या नहीं तो क्रॉस करके कनेक्ट करिए, ठीक। ये ऐसा कनेक्शन, तो ये आपने क्या देखा साथियों कि ये आपकी क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है। कैसी स्विच है? इंटरमीडिएट स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच है। अभी मैंने चर्चा किया था, इस स्विच के माध्यम से एक बल्ब को है ना, एक बल्ब को 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है। 3 या 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित किया जा सकता है। और कितने टर्मिनल हैं साथियों? इसमें टर्मिनल हैं आपके 4, 1 2 3 4। तो कितना टर्मिनल हो गया? 4 टर्मिनल। हमेशा याद रखिएगा। और इसकी अरेंजमेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है 2 वे स्विच का भी। क्या यूज करना पड़ता है? 2 वे स्विच का भी। चलिए, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए, आप जानते हैं चोक का क्या मुख्य काम है? चोक का काम है करंट को लिमिट करना और वोल्टेज को सस्टेन लेवल तक पहुंचाना, ठीक है। तो साथियों, अगर ट्यूबलाइट में चोक ना लगाया जाए तो क्या होगी? ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी। क्या होगी? ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी, क्योंकि करंट का लिमिटेशन नहीं होगा, करंट का नियंत्रण नहीं होगा। और जब करंट का नियंत्रण नहीं होगा तो आपकी फ्यूज क्या होगी? फ्यूज आपकी ब्लो कर जाएगी, यानी फ्यूज
उड़ जाएगी। ठीक है, फ्यूज उड़ जाएगी। समझ गए? और आप जानते हैं ना क्या काम है चोक का CHOKE चोक का मुख्य काम है धारा का नियंत्रण करना, धारा का नियंत्रण करना। और क्या काम है? आरंभ में आवश्यक वोल्टेज, आरंभ में आवश्यक वोल्टता प्रदान करना, आरंभ में आवश्यक वोल्टता प्रदान करना, जितनी वोल्टेज की आवश्यकता है उतना देना। तो सही उत्तर क्या होगा साहब? सही उत्तर इज ऑप्शन नंबर साथियों, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ए नहीं होगा, ट्यूबलाइट नहीं जलेगी, ऐसी बात नहीं है। अब फ्यूज हो गया तो जलेगा ही नहीं, है ना मनीष जी? जब आपका फ्यूज ही उड़ गया तो थोड़ा देर के लिए हल्का सा शुरू में जलने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा। एक तरह से ये बात को समझिए, क्या होगा कि फ्यूज ही उड़ जाएगा। ठीक है, जब फ्यूज ही उड़ गया तो स्वाभाविक है कि अब तो आगे जलेगा ही नहीं। ठीक है, आइए कोई बात नहीं है, ये नहीं होगा, फ्यूज लाइट जलेगी ही नहीं। संपर्कों के आधार पर लिमिट स्विच को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हमने कल देखा था लिमिट स्विच के बारे में। कोई भी मोशन कर रही बॉडी, ठीक है, हाँ, जब कोई भी बॉडी मूव करती है, मूवमेंट करती है, गति में रहती है, तो उसके स्पीड को तुरंत रोकने के लिए क्या करने के लिए? उसकी स्पीड को तुरंत रोकने के लिए, क्या, देखिए ऐसा है, कुछ देर रुक के जलेगी। ऐसा है ना कि आपको एक जो महत्वपूर्ण बात है यहां से क्लियर होगा कि फ्यूज तो उड़ ही जाएगी। जैसे ही धारा जाएगी उसका नियंत्रण नहीं होगा तो फ्यूज स्वाभाविक रूप से उड़ जाएगी। जब फ्यूज आपकी उड़ जाएगी, ठीक है, जब फ्यूज आपकी उड़ जाएगी तो बल्ब के जलने ना जलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो अगर आप उस गंभीरता से सोचते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को यदि आंसर टिक किया गया है तो उस डी को भी आप गलत नहीं बोल सकते हैं कि भाई आरंभ हुआ उसके बाद तुरंत फ्यूज उड़ गया, पहले स्टार्ट हुआ फिर फ्यूज उड़ गया। ठीक है, तो इसलिए करके अगर सॉल्यूशन डी दिया है नवीन जी तो मत घबराइए, उसके लिए परेशान नहीं होइए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है कॉन्टैक्ट के आधार पर जो आपकी लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच क्या होती है? कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, मोशन में है, कोई बॉडी क्या है आपकी मोशन में है, और अचानक से आपको सर्टेन पॉइंट पर उसको रोकना है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। लिमिट स्विच जो है संपर्क के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक NO और एक आपका NC। ठीक है, आपका नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 19वां जो है वो क्या है? विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? अभी जस्ट हमने चर्चा किया था। क्वेश्चन देखिए कैसे घूम के आ रहा है। ये आपकी न्यूट्रल और ये आपकी फेज। तो आप लाइफ टाइम याद रख लीजिए, फ्यूज प्लस स्विच, ये दोनों कहां लगते हैं? आपके फेज तार पर। किस पर लगते हैं? फेज तार पर। तो सही उत्तर क्या होगा? फेज होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, आपका आज का आखिरी सवाल है। विद्युत परिपथ को अति गर्म होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आप अगर ओवर हीटिंग से बचाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तो आप क्या करेंगे? ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, फ्यूज परिपथ को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज को हमेशा क्या किया जाता है? फेज तार के साथ, फेज के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, ताकि वहां धारा का प्रवाह क्या हो जाए? रुक जाए। क्या होता है? श्रेणी में जोड़ा जाता है ताकि वहां धारा का प्रवाह क्या हो जाए? रुक जाए। संपर्क क्या हो जाए? रुक जाए। कांटेक्ट क्या हो जाए? रुक जाए। ठीक, और ये फ्यूज क्या करती है? जैसे ही धारा निर्धारित मान से अधिक होती है, निर्धारित मान से
अधिक होती है, निर्धारित मान से अधिक होती है, तुरंत क्या होती है, तुरंत यह ब्लो कर जाती है। क्या होती है? ब्लो कर जाती है, ठीक है, उड़ जाती है। फ्यूज आपकी क्या होती है? उड़ जाती है। अतः ओवर हीटिंग से आपका सिस्टम क्या होता है? ओवर हीटिंग से हम बच जाते हैं। क्या होते हैं? ओवर हीटिंग से हम बच जाते हैं, हमारी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए, ओवर हीटिंग से सुरक्षा क्या होती है? बच जाती है। क्लियर साथियों? तो इसीलिए सही उत्तर क्या होगा इसका? फ्यूज। आइए हम जरा पीछे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत लाइन में स्विच किस पर लगा होता है? फेज पर लगा होता है, और फ्यूज भी फेज पर लगा होता है। नेक्स्ट, रिवर्स आइए। संपर्क के आधार पर लिमिट स्विच दो तरह का था, NONC। उसके बाद ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाते हैं तो वह ट्यूबलाइट आगे जाके फ्यूज हो जाएगी। आपका उत्तर डी दिया है, यानी कुछ देर चलेगी, कुछ देर रुक के जलेगी, तो कुछ देर रुक के नहीं जलेगी, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों? कुछ देर रुक के नहीं जलेगी साहब, यह क्या होगा? फ्यूज हो जाएगी। जब फ्यूज हो जाएगी तो रुक के जलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अगर चोक नहीं लगाया जाता है तो यह बिल्कुल आपकी फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। संपर्कों के आधार पर, क्योंकि आपका जो काम है चोक का, वो करंट को लिमिट करना था, और वो करंट को लिमिट ही नहीं कर पाएगा, और काफी ज्यादा क्या होगी? आपकी धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, अनियंत्रित धारा प्रवाहित होगी, तो तुरंत आपका क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ गया, संपर्क खत्म हो गया, तो ट्यूबलाइट जलेगी ही नहीं। ठीक है, जलेगी ही नहीं। यदि नहीं जलेगी रहता तो इसको हम स्वीकार कर सकते थे। ठीक, आगे आइए। संपर्कों के आधार पर लिमिट स्विच को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। अब इंटरमीडिएट स्विच, मध्यवर्ती स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं साहब? 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? 4 टर्मिनल। 0 वाट का लैंप 5 से 7 वाट। ठीक है, भार का स्विच ऑफ करने पे स्पार्किंग किस वजह से होती है? आपके हाई इंडक्टेंस की वजह से होती है। ठीक है, 2 वे सिंगल पोल स्विच, ये क्या करता है? एक वायर को 2 अलग अलग जगहों से नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या था? एक अलग अलग जगह से 2 अलग अलग जगह से नियंत्रित करता है। 2 वे, यानी एक वायर 2 अलग अलग जगहों से नियंत्रण। घर में पंखा और बल्ब कैसे? समानांतर में। डेकोरेटिव लाइट कैसे लगाते हैं? सीरीज में। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा हम स्विच को और आपके फ्यूज को कहां पर लगाते हैं? फेज तार पर लगाते हैं। ठीक, स्विच ऑन करने पर छत का पंखा अगर नहीं चलता है तो हमें क्या समझना चाहिए? चलता भी है तो धीरे धीरे चलता है, हमें समझ लेना चाहिए कि कैपेसिटर खराब है। और कैपेसिटर कितने रेंज का? 1.5 से लेकर 2.5 माइक्रोफेराड का लगाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है सबसे ज्यादा कहां पर? आपको फाइन मशीन वर्क में 500 से 1000 लक्स, प्रूफ रीडिंग के लिए 250 से 500 लक्स, हॉस्पिटल वार्ड के लिए 150 लक्स, और असेंबली लाइन के लिए आपका 200 लक्स, तो सबसे ज्यादा फाइन मशीन वर्क में लगेगा। ठीक है, आपकी स्टार्टर जो होती है अगर उसको निकाल देंगे तो ऑन हुआ, अगर चालू अवस्था में आपकी ट्यूबलाइट है तो वो चालू ही रहेगी। ठीक है, कैंडेला जो है साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडल पावर इक्वल टू 0.0201 क्या होता है? वाट होता है। और कैंडेले का रिलेशन होता है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। कैंडेला इक्वल टू ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। CFL आपके फ्लोरेसेंट लैंप के सिद्धांत पर काम करता है। बस उस ट्यूब को हमने क्या किया? सिकोड़ कर छोटा कर दिया। बस यही हमारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और इसकी इफिशिएंसी कितनी होती है? 50 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। नेक्स्ट आइए, आपकी प्रदीप्ति के संबंध डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है? जब वस्तुएं साफ हो तब की प्रदीप्ति, और जब आपकी वास्तविक स्थिति में है तब की प्रदीप्ति। इसका मान हमेशा 1 से क्या होगा? अधिक ही होगा। और 100 वाट का 230 के 2 लैंप को यदि आप क्या करते हैं? श्रेणी में जोड़ते हैं, तो देखिए हमने 2 बल्ब को श्रेणी में जोड़ा, आपका रेसिस्टेंस क्या हो गया? 2R हो गया। ठीक, अब जब 2R हुआ तो V इक्वल टू IR होता है, और यहां से आप V इक्वल टू R के बदले में 2 रेसिस्टेंस है तो 2R इसका श्रेणी में कर दिए, तो I इंटू 2R हुआ। I इक्वल टू V बाय 2R लिख दिए। पावर आपकी एक बल्ब में I²R, दूसरे बल्ब में I²R, तो टोटल पावर P इक्वल टू 2I²R। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू V बाई 2R, इसका स्क्वायर इंटू R किए, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वैल्यू मिला V² बाई 2R। V² बाई R का मान यानी पावर का मान 100 दिया है, नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या हुआ? कैंसिलेशन होके 50 वाट मिला। कितना मिला? 50 वाट मिला। ठीक, आगे आइए, प्रदीप्ति के संदर्भ में
अवमूल्यन गुणांक, तो अभी मैंने चर्चा किया था अवमूल्यन गुणांक क्या है आपका, डेप्रिसिएशन फैक्टर, जो कितना होता है 1.2 से लेकर 1.4 के बीच होता है। ठीक, अब कह रहा है कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है, तो गैस डिस्चार्ज लैंप में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मेन इलेक्ट्रोड एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, और आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन और गैसीय परमाणु के बीच जब टक्कर होता है तो उसी से आपकी क्या होती है, प्रकाश उत्पन्न होती है। सोडियम वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ये सभी क्या है, गैस डिस्चार्ज लैंप का उदाहरण है। ठीक है, अब आई इलेक्ट्रिक करंट का उसमें प्रभाव कहां पर होता है, हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक कैथली में होता है, टंगस्टन फिलामेंट में होता है, गीजर में होता है, इमर्सन रड में होता है, लेकिन आपके डीसी मोटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आपका आज का शुरुआत और अब अंत ये आपकी कौन सी है, किसका फिलामेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं साथियों, नाइक्रोम का फिलामेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वह प्रकाश नहीं देती, हीट देती है। और आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा 3400 डिग्री सेल्सियस कार्बन का, कार्यकारी तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का 3370 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, 2200 से 2500 डिग्री सेल्सियस की तापमान, 3020 आपका टेंटालम, और नाइक्रोम आपका